सम्मानित मंच को सादर नमन करते हुए और सभासदों और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सुधी जनों को वंदन करते हुए मंगलाचरण वह प्रस्तुत कर रहा हूं जो आज सुबह ही उठने के बाद लिखा है प्राकृत भाषा के बारे में। जयदुपागद भाषा तिथयर वाचा सुसुहदा सवेशिम अनुकूला सव्य जन पजुत्ता हिमदा अदिप्य पाचीणादो भरह खेते पचलिदाएसा नमामि कल्याणी गिवाणीयम ही सारस सदा। यद्यपि प्राकृत भाषा के विषय में वर्षों से यत्किंचित रूप में कुछ न कुछ चर्चा अधिकांश विद्वानों ने की और सभी यहाँ के लोग किसी न किसी रूप में परिचित हैं, जो आज का विषय है वह है प्राकृत भाषा और साहित्य की समसामयिकता। जब हम समसामयिकता को लक्षित करते हैं तो वर्तमान संदर्भों में हमें सबसे ज्यादा कम से कम संस्कृत के परिसर में एक पूर्वाग्रही कुछ मान्यताएं सामने आती हैं, और वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि भाई प्राकृत संस्कृत इनमें तो एक घर में रहती जरूर है लेकिन देवरानी जेठानी जैसा थोड़ा अंतर्भाव है, अंदर में मतभेद है। वो उसको नहीं मानते, वो उसको नहीं मानते, वो अपने को बेहतर कहते, वो अपने को बेहतर कहते। और मुझे एक विद्वान ने एक रोचक प्रसंग और बता दिया, उसकी व्याख्या उन्होंने अपने ढंग से की। मैं आज के संदर्भ में उसकी व्याख्या अलग प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आद्य शंकराचार्य जी ने प्रपंच सार तंत्र नामक ग्रंथ में वाग्देवी के पूजा विधान में संस्कृत को दाहिनी ओर और प्राकृत को बाईं ओर देवी के रूप में बिठाकर स्वयं पूजा की। यद्यपि आद्य शंकराचार्य जी ने तो इस प्रकार दोनों भाषाओं, उन्होंने पहले भी कहा वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी, तो ये तो उनकी ये भारतीय जो सांस्कृतिक प्रतिभा है उसमें कभी भी ये संकीर्णताएं नहीं रही, और संकीर्णता के साथ आप कभी उन्नत नहीं हो सकते, महान नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मुझे व्याख्या करके बताई गई कि कुछ भी हो, प्राकृत को बाईं ओर किया गया और संस्कृत को दाईं ओर किया गया। हमारे यहाँ तो श्रेष्ठ को दाईं ओर करते हैं और कनिष्ठ को बाईं ओर करते हैं। शायद कुछ ना कुछ शंकराचार्य जी ने भी ऐसा संकेत किया। बस मुझे इस बिंदु पर पहला अपना वक्तव्य देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कामधेनु के दो बछिया हों, ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ के बछिया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वत्सा नहीं, क्योंकि वत्सा में वो आत्मीय बोध नहीं होगा जो बछिया में होगा। आपने घर में कभी बोला भी होगा तो शायद बछिया बोला होगा, वत्सा आज तक नहीं बोला हो। जो भी मैं बछिया इसलिए कि स्त्रीलिंग के अर्थ में दो बछिया, कामधेनु एक। अब निश्चित रूप से एक ही साइड से तो वो दुग्ध पान कर नहीं पाएंगे, तो एक बछिया दाईं ओर से पिया, दूसरी बछिया बाईं ओर से पिया। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों को दूध एक मां का मिला, एक अमृत तुल्य मिला या भिन्न भिन्न मिला? उसने पिलाते समय जो वात्सल्य दिया वह किसी को अलग अलग दिया क्या? यह कल्पना की जा सकती है क्या? ये कल्पनाएं आती कहां से हैं, ये सोची कहां से जाती हैं? इस पर जरा हमें चिंतन करना चाहिए। दोनों की गुणवत्ता एक है, किसी भी साइड से पिए, मां का वात्सल्य और ममता एक है। तो हमारे लिए अपनी सोच पर परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत ये इस देश की सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक विरासत की वाहिकाएं हैं। ये वो रथ के दो पहिए हैं जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति का और साहित्य का एक रथ चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कामधेनु ने पक्षपात नहीं किया, बच्चे जहां पहुंच गए उन्होंने वहां से पी लिया, उसने सिर्फ ममता दी। तो मां सरस्वती ने सिर्फ ममता दी है,
दोनों भाषाओं को समान रूप से प्यार किया और दोनों को समान रूप से पुष्ट किया। अब एक प्रश्न आता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बचिया गोरी हो, एक सांवली हो, एक थोड़ी तेज तर्रार हो और एक सौम्य प्रकृति की हो। कहते एक ही मां का दूध पी के दो तरह की कैसे हो गई? अच्छा प्रश्न होना चाहिए। यह व्यक्तिगत प्रकृतियां हैं, इसके लिए मैंने एक सुंदर रूपक दिया है। एक ही कामधेनु का धवलामृत दुग्ध पान करके भी उन वछियों के वर्ण भिन्न हो सकते हैं। ध्यान रखिए, यह श्लेष है। वर्ण, वर्णों को भी कहते हैं और वर्ण कलर को भी कहते हैं। वर्ण भिन्न हो सकते हैं, उनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। प्रकृति धातु और स्वभाव दोनों को कहते हैं। उनके प्रत्यय यानी बौद्धिक स्तर, समझाने का ढंग अथवा सुप्ति आदि प्रत्यय वो भी भिन्न हो सकते हैं, परंतु इन विशेषताओं के कारण उनके सहभगिनीत्व को मत बांटिए। वो सगी बहनें हैं, उनके सगी बहनपने को आप बांटिए मत। इस गरिमा को हमें पहचानना होगा, अन्यथा हम भी किसी और मानसिकता में चले जाएंगे। हमारे देश में मां ममता बांटती है तो बच्चे बंटते नहीं हैं, लेकिन बांटने की सोच वाले जब बांटते हैं तो परिवार भी बंटते हैं, समाज भी बंटता है और राष्ट्र भी विखंडित होता है। जब मां कुंती से पांडवों ने आके कहा, मां हम कुछ लेके आए हैं, तो मां ने सहज भाव से कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। यद्यपि कुंती द्रौपदी को बांटा नहीं जा सकता था, लेकिन कह दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया मां का आदेश। वह परिवार विखंडित नहीं हुआ। लेकिन जब राज्य बांटने की नौबत आई और शकुनी जैसे को सूत्रधार बना दिया गया, उसके बाद न केवल वह परिवार बटा, न केवल वह कुरुवंश बटा, न केवल वह भूमि बटी, बल्कि युगों युगों तक महाभारत की वह रेखा खिंच गई जिसमें सगे भाइयों में बैर करना सिखा दिया, जिसमें राज्य का विखंडन सिखा दिया। माफ कीजिए, बांटना है तो कुंती की मां की तरह बन के बांटिए, मातृत्व के रूप में बांटिए, शकुनी मामा बन के मत बांटिए कोई चीज। एक और बटना होता है, रस्सी भी बटी जाती है। बहुत सारे तिनके लेके एक रस्सी बटते हैं, बोलते हैं क्या बात कर रहे, हम रस्सी बांट रहे। वो बांटती है, वह संगठित होती है, विघटित नहीं होती। हमारी सोच संगठित करने की होना चाहिए, भाषा के नाम पर विघटित करने की नहीं होना चाहिए। मौलिकता रहेगी, लेकिन मौलिकता का अस्तित्व वह परस्पर विरोध पर आधारित नहीं हो, वह अपने गुणों पर आधारित हो, अपनी विशेषताओं पर आधारित हो। यह बहुत जरूरी है, यह समझ हमें आना चाहिए, अन्यथा यह सौमनस्य नहीं रहेगा, हम एक साथ नहीं रहेंगे। आजकल मैंने कल ही सोशल मीडिया पर एक देखा, एक पेड़ कलम लगाने वालों ने उसमें 12 प्रकार के फूलों की कलमें एक पेड़ पर लगा दी। अलग अलग रंग के, अलग अलग क्वालिटी के फूल खिल रहे हैं, उसको आनंदित हो रहे हैं। पूरा गुलदस्ता एक ही टहनी पर, मूल तना एक था, उस पर बन गया, वह रस उसी को दे रहे। क्या हम ऐसे नहीं हो सकते? हमारे विषयों की भिन्नता हो, हमारे भाषिक प्रत्ययों की भिन्नता हो, लेकिन हमारे मन में ऐसा भेद नहीं हो, वो परस्पर सौहार्द के प्रतीक हो, एक दूसरे के पोषक हो। यह होना ही चाहिए। यह इस संदर्भ में पहली प्रासंगिकता बता रहा हूं। प्राकृत भाषा की प्रशस्तता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। संस्कृत के मनीषियों ने, जो मनीषी थे, उन्होंने कभी प्राकृत का तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने दोनों को समान पूज्य बताया, समान सम्मान दिया। अंतर पड़ता है तो कहां पड़ता है? जब लोग जो जितनी सतही सोच के होते हैं वो अंतर करने लगते हैं। जब हम भौतिकवादी होते हैं तो अंतर करने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभा में विद्यमान सभी मनीषियों से, क्योंकि मेरे लिए एक नव प्रशिक्षु जो छात्र है वो भी मनीषी ही है। बहुत दिन पहले मैंने अपने किसी परिचित से कहा था कि इस परिसर में जो पढ़ने आते हैं वो आज का नया विद्यार्थी है, लेकिन ध्यान रखना, उसे यदि आप कल के प्रोफेसर के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे तो आप सही ईमानदारी से पढ़ा नहीं पाएंगे, उसे आप न्याय नहीं कर पाएंगे, आप इस पद के योग्य नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। मैं उसी दृष्टि से बात कर रहा हूं कि जब सब लोगों ने अच्छा कहा
लेकिन मां जो है आपने चुन के ली क्या? उसके सौंदर्य का निर्णय किया क्या आपने? उसके वस्त्राभूषण का निर्णय किया क्या आपने? क्या उसका दुग्ध पान करते समय, उसकी छाती से लगते समय, उसकी ममता पाने के लिए कभी आपने सौंदर्य बोध को बाधक बनाया? नहीं बनाया। भाषाएं, सरस्वती ये हमारी मां है, इसमें बाहरी कलेवर पर मत जाइए। इनके अंदर जो निहित तत्व हैं, जो तत्व ज्ञान है, वो असली आपका वात्सल्य है, उसके हकदार आप हैं, उसको पाइए। बाहरी रूप में किसका क्या अंतर है, किसमें कितने वर्ण होते, किसमें कितने नहीं होते, कौन कैसा बोलता कैसा नहीं बोलता, ये विषय भी मैं आगे स्पष्ट करूंगा, लेकिन हमें उस पर बहुत केंद्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे विचार निश्चित रूप से संकीर्ण होंगे, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी उभरेगी। लोग कहते हैं कि प्राकृत पूज्य या संस्कृत पूज्य। संस्कृत तो देववाणी है, निश्चित रूप से मुझे कोई शक ही नहीं है, मैं मानता हूं। वह ब्रह्मा जी का वचन है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन इस देश की संस्कृति क्या है, मुझे तो ये बताइए, संस्कृति क्या है? इस देश की संस्कृति वो है जो अपने आप से अपने गले में माला नहीं पहनती है, हमेशा एक दूसरे को पहनाती है। कभी आपने अपने हाथ से माला पहन के सम्मानित हुए हैं आप? कभी ऐसा प्रसंग मिला आपको? और यदि ऐसा करेंगे तो आप अपनी ही नजरों में नहीं गिरेंगे क्या? और दूसरों को उपहास के पात्र नहीं बनेंगे क्या? संस्कृत और प्राकृत के मनीषियों ने एक दूसरे का भरपूर सम्मान किया, उस विधा का सम्मान किया, लेकिन जिन लोगों को बाहरी संकीर्णताएं दिखी, उन्होंने उनको विकृत, अपभ्रष्ट, पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे स्मरण है अच्छी तरह, महाकवि कालिदास वो लिखते हैं, हमारे आदरणीय शीतला प्रसाद जी बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझते हैं। विकृति जीवन उच्चते बुधि, जो विकृति है, विकास है, वह विकार नहीं। एक डंडी आपने लगाई गुलाब की, पहली पत्ती फूटी, डंडी से तो अलग कुछ काम हुआ ना, विकास तो हुआ ना, क्या उसे विकार कहते हैं? पहली कली निकली, क्या आप उसे विकार कहते हैं या विकास कहते हैं? ये सोच का अंतर है, हमें इसको समझना पड़ेगा और हमारे लिए इनको दूसरे दृष्टि से नहीं लेना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा एक प्रसंग, पूज्यता का रोचक प्रसंग है। हमारे ऋषिगण कहते हैं, ऋषि की परिभाषा दी, जब पुराण का संगोष्ठी का सम्मेलन इसी इस कक्ष में था, तब भी चर्चा आई कि ऋषि कौन? मंत्र दृष्टा ऋषि, जो मंत्रों का साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियो बभूव, साक्षात्कार करने वाले। मैं साक्षात्कार के दो रूप आपको दिखाना चाहता हूं, जो ऋषि तो नहीं थे लेकिन ऋषियों से बहुत ऊपर हो गए। एक रूप था महामना अर्जुन का। नारायण श्री कृष्ण के बाल सखा थे, भाई थे, संबंधी थे, आत्मीय थे, साथ रह के बहुत कुछ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जिस समय उन्होंने नारायण के विराट रूप का साक्षात्कार किया, तब वो लिखते हैं, आज मैंने आपके स्वरूप को जाना, आज मैं हृदय से आपको प्रणिपात करता हूं। साक्षात्कार करने के बाद उनके मन का मोह मिटा। यदि तत्व का, धर्म का, सत्य का साक्षात्कार किया और आपके मन का मोह, आपके मन की संकीर्णता ही नहीं मिटी, तो आपने साक्षात्कार किया। उन्होंने साक्षात्कार किया था कर्तव्य रूपी धर्म का, तो उन्होंने गांडी उठाया और अपने कर्तव्य का निर्वहन शुरू किया, सारा मोह त्याग दिया, कौन मेरा और कौन पराया। यह उनका स्वरूप था, वो भी साक्षात्कार था। एक और साक्षात्कार आपको दिखाना चाहता हूं, प्राकृत का साक्षात्कार। संस्कृत के महान मनीषी, तीन विद्वान, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति गौतम, तीनों गौतम गोत्रीय विद्वान थे। एक एक विद्वान के साथ 24 घंटे 500-500 वेद पाठी शिष्य उनके अनुचर के समान हमेशा साथ रहते थे। प्रकांड मनीषी थे अपने समय के। भगवान महावीर का समोसरण आया हुआ था विप्लाचल पर, प्रसंग आया, इनका प्रधान शिष्य कौन बनेगा?
वो कहते साहब वो तो वैदिक हैं, वो तो जैन को मानते नहीं। इंद्र गया वामन अवतार में रूप बना, वो ब्राह्मण का रूप बना के उनसे विनती की, कुछ पूछा, एक जिज्ञासा है, इसका उत्तर दीजिए। उन्होंने अपने स्वाभाविक गर्व से कह दिया, मैं तुम बच्चों से बात नहीं करता, मैं तुम्हारे गुरुजी से बात करूं, उनसे शास्त्रार्थ करूं। वो चाहता है। वहां गए, समव शरण। डू यू नो अबाउट द मीन्स ऑफ समव शरण? ये शरण नहीं है, शरण है, अवसर, सम अवसर, समान अवसर जहां होते हैं, कोई के साथ भेद नहीं होता, पक्षपात नहीं होता, उसका नाम समवसरण है। धर्म सभा होती तीर्थंकर की। भगवान महावीर स्वामी अनंत केवली के रूप में विराजमान थे। जो ही उस अंतर्मुख मुद्रा के उन्होंने दर्शन किए, साक्षात्कार किया, उन्होंने अपना सारा पांडित्य, वह मोह, वह विगलित करके उनके शरणागत हुए, उनके चरण वंदन हुए। और चरण वंदन के बाद आप ये देखिए परंपरा कहां जा रही है। वो संस्कृत के ज्ञाता, वैदिक विद्वान महावीर स्वामी, जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें, वो उनके चरणों में झुक रहे हैं। और उसके बाद इंद्रभूति गौतम उस सभा में हजारों लाखों लोगों के होते हुए भी आज पहली बार जो आए, वो उस सभा में महावीर के प्रधान शिष्य बनाए जाते। यदि संकीर्णता होती तो झांसा भी संभव था। और इसके साथ अब इंद्रभूति गौतम जी का अपना प्रत्युपकार देखिए, कृतज्ञता देखिए। उसके बाद उन्होंने जिनामनाय के 12 अंगों को ग्रथित किया और वो सारे के सारे प्राकृत में ग्रथित किए। संस्कृत के विद्वानों ने प्राकृत का सम्मान, और प्राकृत के मनीषियों ने, भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि की भाषा प्राकृत, वो भी दैवी भाषा है, वो कोई गली कुच्चे की भाषा नहीं, उसकी भी एक परंपरा है। वो हमें सब समझना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। हमारे यहां एक समेत शिखर नाम का क्षेत्र है, राउत साहब के तो नजदीक है। रास्ते में पारसनाथ आता है ना, जब आप पूरी साइड जाते हैं, तो उसमें पारसनाथ जो पर्वत है, उस पर जब चढ़ते हैं हम लोग, जैन लोग, अपने तीर्थंकरों की वंदना करने, तो आपको विश्वास होगा कि उसमें सबसे पहली वंदना गौतम गोत्रीय इंद्रभूति की करते हैं। उनकी सबसे पहली टोंक है गौतम स्वामी की टोंक। वहां वंदन करके फिर हम अपने तीर्थंकरों को वंदन करने जाते हैं। ये संकीर्णता नहीं है, ये वैचारिक उदारता है, ये गुण ग्रहण की भावना है, ये पारस्परिक सहयोग और सद्भाव जो प्राकृत और संस्कृत हमें सिखा रही हैं और हमें सीखना पड़ेगा। आज के जमाने में, वर्तमान परिस्थितियों में इन भावों की बहुत जरूरत है, जो हमें प्राकृत और संस्कृत के समवाय से प्राप्त होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नारायण श्री कृष्ण, उनके लिए जब आद्य शंकराचार्य जी ने संस्कृत में स्तोत्र लिखा, उस स्तोत्र में उनको संस्कृत शब्द से संबोधित ही नहीं किया। गोपेंद्र, गोपों के इंद्र, ये बनता। लेकिन आपको सभी को वो गीत अच्छी तरह गुनगुनाया होगा आपने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये गोविंद क्या है? ठेठ प्राकृत शब्द। क्यों? क्योंकि नारायण श्री कृष्ण, उनके बारे में मल्ल पुराण में साफ लिखा है कि वह प्राकृत के प्रेमी थे। आप बोलते हैं स्वस्तिनो अरिष्टनेमि, ये अरिष्टनेमि कौन थे? जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर और नारायण श्री कृष्ण के चचेरे बड़े भाई थे। उनकी वंदना करते हुए बलराम और श्री कृष्ण नारायण जी का, दोनों उनकी वंदना कर रहे हैं और वो अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान है गिरनार पर। आज भी 2300 साल पुराना मूर्ति शिल्प का चित्र मेरे पास। हमें जानना होगा इस देश की परंपरा क्या थी। प्राकृत और संस्कृत ने इस देश को जोड़ा था, बांटा नहीं था, वो हमें समझना हो। मैं आपको कुछ और ये द्विविध भाषिक प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये वास्तव में क्या अनिवार्यता है या ये यूं ही बन गई दो प्रकार की प्रवृत्तियां? आप लोगों ने बचपन में हाथ की जो गाड़ी चलती थी ना, सुमन जी मित्रवर, बच्चों की गाड़ी होती ना, चलना सीखते, उसमें भी पहिए होते।
साइकिल भी चलाई होगी, उसमें भी पहिए होते हैं, कार भी चलाई आपने, उसमें भी पहिए हैं। ये पहिए चलते कैसे? यदि जो बीच का एक्सल है वो भी घूमने लगे तो पहिए चलेंगे, बड़ा खतरा हो जाए। एक स्थिर चाहिए और एक सचल चाहिए, तभी रथ आगे बढ़ता है। यह संस्कृति रूपी, साहित्य रूपी, भारतीय मेधा रूपी जो रथ आगे बढ़ा है, उसमें संस्कृत व एक्सल की तरह अचल स्थिर रूप है भाषा का, और प्राकृत वह सचल और परिवर्तनशील रूप है। और दोनों ने मिलकर, दोनों के रोल हैं, दोनों की भूमिका है, दोनों की गरिमा है, और उस गरिमा से उन्होंने इस रथ को आगे बढ़ाया है, जिसमें संपूर्ण भारतीय मेधा प्रतिबिंबित है, जिसके कारण भारत जगत गुरु कहा जाता है और आज भी माना जा रहा है और आगे और सिद्ध होने वाला है। आचार्य भर्तृहरि ने स्पष्ट घोषणा की है कि भारतीय परंपरा संस्कृत और प्राकृत दोनों की चिरंतन, ये शब्द ध्यान दीजिए, ये महान भाषाविद हैं, भाषा शास्त्री हैं आचार्य भर्तृहरि, जो ये लिख रहे हैं कि दोनों की चिरंतन सहारवस्थिति है। ये कब से है, कौन पहले और कौन बाद, इसकी चर्चा मत कीजिए, क्योंकि हम आप में से कोई भी आचार्य भर्तृहरि से बड़ा भाषाविद नहीं, वाक्यपदी से बड़ा ग्रंथ लिखने की हमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा, नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो हमारे मन में कहीं कुहासा है तो उसको दूर कीजिए, प्रकाश आने दीजिए, तभी तो हमारे लिए प्राकृत और संस्कृत, इस विद्यापीठ, इस विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है, जो स्वरूप है, उसकी सार्थकता तभी हमें मिल पाएगी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या निर्देश है? शिक्षकों को निर्देश है। मान्यवर हमारे सभी मित्र लोग इसमें ध्यान दें, सभी शिक्षकों को निर्देश है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि वे छात्रों को उनकी अवबोधन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत के साथ प्राकृत में भी उद्बोधन प्रदान करें। दिस इज नॉट ए कंडीशन, दिस इज एन ऑर्डर। आगे देखिए, 56 गाहो, ये प्राकृत ग्रंथ है, उसमें दिया कि जो व्यक्ति संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषाओं के प्रयोग में सक्षम नहीं है, उसे गोष्ठियों में या तो मौन साधन करना चाहिए या गोष्ठी छोड़कर चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को ऐसा निर्देश नहीं दे रहा हूं, ये उनका उदाहरण बता रहा हूं। जो सक्कयम न जाने सुविशुद्धम पाइयम पी वो तुम जे मौनम तस्सु तु शरणम णी शरणम अहव परसाए, वो परिषद से निकल जाए। इस हमारे यहाँ जो आपस में मिलजुल के रहना नहीं चाहते, उनकी संगोष्ठी कैसे होगी? जो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उनकी संगोष्ठी कैसे? तो सब खाली हो जाए। देखिए, खाली नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यहां पर कोई इतनी संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं ही नहीं। देखिए, अभी मैंने बमुश्किल जो एक सारा आपको बता दूं, कल ही लिखा पूरा का पूरा आर्टिकल, रात को तैयार किया। सुनो, बताऊंगा 2-3 पॉइंट जो इसके हैं वो बता दूं। खास मुद्दे की चीजें जो हैं वो आप समझिए, वो क्या है। पहला पॉइंट है कि प्राकृत का जो मुक्तक साहित्य है, उसकी कॉपी, उसका अनुकरण अन्य विभिन्न भाषाओं ने किया, लेकिन उतने सक्षम नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है, लेकिन मैंने एक साहित्य की बात की, मात्र मुक्तक की। एक गाथा में जितनी बात प्राकृत के कवि कह देते हैं, मुक्तक के कवि, शायद दूसरे लोग उसको वो एक गाथा जैसे द्विपंक्ति के छंद में कह देते हैं, लोग उसको 4 पंक्तियों के बड़े छंद में भी शायद उतना व्यक्त नहीं कर पाए। ये गरिमा ये विद्वानों ने स्वीकार की हुई है, वो मैं बताना चाहता हूं। और इसी प्रकार प्राकृत का जो नाट्य साहित्य, संस्कृत का जो नाट्य साहित्य है, उसमें एक और विचित्रता मिलती है। वो क्या है? वो विचित्रता है कि उसमें नाटक संस्कृत के कहलाते, मोर देन 60% पार्ट प्राकृत का हो। साहित्य शास्त्रियों ने निर्देश दिए कि ये पात्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पूरा अध्याय है कि कौन कौन से पात्र कौन सी प्राकृत भाषा बोलेंगे, कौन से संस्कृत बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? उनके निर्देशों को हम पालें, यदि उपेक्षा नहीं करें। और मजे की बात, उन संस्कृत के ही विद्वानों ने, जो संस्कृत के विदग्ध थे, उन्होंने ऐसी भी नाट्य विधा का प्रणयन किया, महाकवि राजशेखर आदि ने, जिसमें पूरा का पूरा वह रूपक या उपरूपक वह प्राकृत में लिखा जाता था।
मात्र निर्देश संस्कृत में होते थे, पटाक्षेप जैसे निर्देश संस्कृत में होते थे, बाकी पूरा प्राकृत में लिखा गया। हमें इन चीजों को थोड़ा समझना होगा, स्वीकार करना होगा। आज लोक जीवन के जितने शब्द हैं, आप विचार करिए। कल्पना जी, सिर्फ 25 मिनट ही ले रहा हूं जो समय है, एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जो आज के वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आज आप घर के जितने शब्द हैं बोल के देखिए और उनके संस्कृत रूप बोल के देखिए, हमारे विद्वानों ने बनाए सब हैं, बोल के देखिए। रोटिका में आपको क्या उतनी आत्मीयता की अनुभूति है जो रोटी में है? अपूप में वो आत्मानुभूति है जो आपको पुआ में है? बहुत सारे शब्द हैं, मैंने कम से कम अगले उसमें बताऊंगा तीसरे सत्र में। उन सब के बारे में हमें जानना होगा, परिचित प्राप्त करना होगा। और अंत में मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि यदि आज हमें संपूर्ण भारतीय भाषाओं की अंतरात्मा को जानना है, अंतर संबंध को जानना है, बंगाली में आपको और हिंदी में अंतर मिटाना है, दक्षिण की और उत्तर की भाषाओं में अंतर मिटाना है, वह कैसे बनी, क्या मामूली परिवर्तन होके ये दो भाषाएं बन जाती हैं? मूल में एक थी, वह उत्तर मनीषियों ने स्वीकार किया है कि वह उत्तर संस्कृत के व्याकरण में नहीं है, वह उत्तर मात्र प्राकृत के व्याकरण। क्यों? क्योंकि प्राकृत मानती थी कि मागधी प्राकृत भिन्न है, सौरसेनी प्राकृत भिन्न है, एक ही समय में वहां की उच्चारण विधि भिन्न है और यहाँ की उच्चारण विधि भिन्न है, दक्षिण की भिन्न है और पहाड़ों की पैसाची भिन्न है। ये तथ्यों को जब हम स्वीकार करेंगे, जानेंगे, तो हमें लगेगा कि लोक जीवन में हमें इससे बढ़िया कोई रूप नहीं मिलेगा। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारे पूर्व कुलपति आदरणीय वाचस्पति उपाध्याय जी की इसी सभा भवन में उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि सारे लोग मेरी वाक क्षमता से अभिभूत होकर के कहते आपने तो वाचस्पति नाम को सार्थक कर दिया, लेकिन मेरी दादी को ये शब्द बोलना नहीं आता था। वो मुझे वनस्पति कहती थी, लेकिन मुझे उस वनस्पति शब्द में जो आत्मीयता का बोध हुआ, सारे जीवन वाचस्पति नाम से बुलाया गया तो वो आत्मीयता का बोध नहीं हो सका। यह सहजता बनी रहना चाहिए। यह प्राकृत की वर्तमान में प्रासंगिकता है सबसे बड़ी, कि हम एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं, हम लोग जीवन को आत्मसात कर सकते हैं और गतिशील हो सकते हैं। हम विचारों को, अपने चिंतन को प्रगतिशील रखें, मन का मैल मिटाएं और उजाला फैलाएं। यही प्राकृत वाङ्मय की वर्तमान में प्रासंगिकता है। समय की सीमा में मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया, बाकी विषय बाद में दूंगा।